नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर कर लिया है। मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे और दिल्ली सल्तनत के बारे में उन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो कि कहीं न कहीं रिलेटेड होंगे उत्तर प्रदेश से। उन्हीं पॉइंट्स की यहाँ पे चर्चा होगी क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को कवर कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन को कवर करते हुए मुगल काल को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले दिल्ली सल्तनत को कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना यह वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ गुलाम वंश की स्थापना के साथ माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में मध्यकालीन भारत का इतिहास गुलाम वंश की स्थापना के साथ माना जाता है। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ गुलाम वंश की स्थापना के साथ माना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक गुलाम ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने इसको गजनी से खरीदा हुआ था। गजनी में गुलामों का मेला लगा हुआ था, जहाँ पे गुलाम बिक रहे थे, वहाँ से मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद कर लाया था। तो ये एक गुलाम था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। आगे बढ़ें, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की चर्चा करेंगे हम लोग। तो मोहम्मद गोरी का सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था ये। मोहम्मद गोरी का सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था ये। कुल मिला के मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखिएगा। यह अधिक दान देता था, यह दान देने में माहिर था, अधिक दान देता था। लाखों रुपए दान देने की वजह से इसको लाख बख्श कहा जाने लगा था। इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। लाख बख्श किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों रुपए दान करता था या अधिकाधिक दान करता था ये, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। अगले पॉइंट की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो गौरी की अनुपस्थिति में ऐबक ने 1192 ईस्वी में, कब? 1192 ईस्वी में मेरठ के विद्रोह को ख़त्म करने का कार्य किया था। तो जब गौरी नहीं था, जब गौरी गजनी में था, अपने देश में था, भारत में गौरी नहीं था, तो उस समय 1192 में मेरठ में एक विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को सफलतापूर्वक इसने दबा दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी चूँकि मेरठ का विद्रोह है, तो आप देख रहे हैं कहीं न कहीं से इस पॉइंट में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो गौरी के अनुपस्थिति में ऐबक ने 1192 ईस्वी में मेरठ के विद्रोह को ख़त्म करने का कार्य किया था। अगले पॉइंट की बात करें तो गौरी ने इसे मलिक की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी याद रखिएगा, इसको मलिक की उपाधि भी प्रदान थी। और ये उपाधि किसने दिया था? ये उपाधि दिया था इसको गौरी ने। आगे बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? इल्तुतमिश था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो है वो भी क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। इसकी वजह से इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो होता है वो इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश के बारे में कुछ पॉइंट्स की बात करें तो ऐबक का गुलाम था, बाद में ये दामाद हो गया। तो बाद में इसने जो ऐबक का ये गुलाम था और गुलाम होने के साथ साथ कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया, तो ये दामाद भी हो गया। अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर भारत में
तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप याद रखिए, इल्तुतमिश उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश। तो उत्तर भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। अगले पॉइंट की बात करें तो शासक बनने से पहले यह बदायूं का इक्तेदार था। तो बदायूं कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होने के साथ ये वजह से ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शासक बनने से पहले यह बदायूं का इक्तेदार था। याद रखिएगा, शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का इक्तेदार था? शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का इक्तेदार था? तो वो बदायूं का इक्तेदार था। इक्तेदार का अर्थ गवर्नर होता था उस समय। अगले पॉइंट की बात करें तो इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाई? अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को। अगले पॉइंट की बात करें तो इसे दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश को। गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर कभी इस तरह का प्रश्न पूछे कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम अपने नियमित सिक्के जारी किए। तो सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने नियमित सिक्के जारी किए थे, जो कि शुद्ध अरबी शैली में थे। तो ये जो सिक्के थे शुद्ध रूप से अरबी शैली में थे। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम अपने नियमित सिक्के जारी किए थे, जो कि शुद्ध अरबी शैली में थे। जो चांदी के सिक्के थे उसे टंका कहा जाता था, और जो कि 75 ग्रेन के होते थे, जो चांदी के सिक्के थे उन्हें कहा जाता था टंका, वो 75 ग्रेन के होते थे। और जो तांबे के सिक्के होते थे उन्हें जीतल कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। टंका 75 ग्रेन के होते थे। याद रखिएगा, बात करें तो इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम अपने नियमित सिक्के जारी किए, जो कि शुद्ध अरबी शैली में थे। चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था, ये 75 ग्रेन का होता था, और जो तांबे के सिक्के थे उन्हें जीतल कहा जाता था। तो टंका और जीतल से सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय तुर्क सरदारों का एक दल संगठित किया या फिर गठित किया, जिसे तुर्कान-ए चेहलगामी या तुर्कान-ए चहलगामी या फिर चालिसा कहा जाता था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि किसने तुर्कान-ए चहलगामी का गठन किया था। तुर्कान-ए चहलगामी या फिर चालिसा का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने गठन किया था। अपने 40 विश्वसनीय तुर्क सरदारों का एक दल था। इल्तुतमिश के 40 विश्वसनीय तुर्क सरदारों का एक दल था। तो उस दल को इकट्ठा किया इल्तुतमिश ने, और तुर्कान-ए चहलगामी या फिर चालिसा का गठन किया। आगे बात करें तो इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का शक्तिशाली जो शासक था वो बलबन हुआ। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का शक्तिशाली शासक, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का शक्तिशाली शासक जो हुआ वो हुआ बलबन। बलबन के बारे में दो बातें अगर देखें हम लोग, तो तुर्कान-ए चहलगामी को समाप्त किया, और नियामत ए खुदाई दैवीय राजस्व के सिद्धांत का ये प्रतिपादित दैवीय राजत्व, यहाँ पे क्या है? राजत्व है। तो दैवीय राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि दैवीय राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था बलबन में।
किसने? बलबन ने। दैवीय राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिए, बलबन ने दैवीय राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ से 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पॉइंट से याद रखिएगा। पहला तो ये कि दैवीय राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने। ठीक, किसने किया? बलबन ने। उसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न किससे कैसे बन सकता है? अगला प्रश्न बन सकता है इससे कि नियामत ए खुदाई, क्या? नियामत ए खुदाई जो है, इसकी स्थापना या इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो भी आपको बताना है। बलबन। हो गए 2 प्रश्न। तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ये 3 प्रश्न हो गए। 3 प्रकार के प्रश्न इस पॉइंट से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो फारसी त्यौहार जो नवरोज है, उसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने ही किया था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ये पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो फिरोज शाह तुगलक था। याद रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में 2 नगरों की स्थापना की थी इसने। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 2 नगर जो कि जौनपुर है और फिरोजाबाद, इन दोनों नगरों की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। जो जौनपुर है और जो फिरोजाबाद है, उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश कहाँ पर शासन करने वाले वंश थे? ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश थे। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में 2 नगरों की स्थापना की, वो 2 नगर हैं जौनपुर और फिरोजाबाद। जौनपुर की बात करें तो अपने चचेरे भाई फ़खरुद्दीन जौन खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में इस नगर की स्थापना की थी। तो जो जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, उसने अपने चचेरे भाई जिसका नाम था फ़खरुद्दीन जौन खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम था, उसकी स्मृति में इस नगर की यानी कि जौनपुर नगर की स्थापना की थी। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था। फिरोजाबाद उस समय फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था। एक पॉइंट और बात करें अगर फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो मेरठ में स्थित अशोक के अभिलेख को दिल्ली लाया था। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मेरठ में स्थित अशोक के अभिलेख को दिल्ली कौन ले गया था? मेरठ में स्थित अशोक के अभिलेख को दिल्ली कौन ले गया था? तो वो ले गया था फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक मेरठ में स्थित अशोक के अभिलेख को दिल्ली ले गया था। आगे बात करें तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में फैली अस्थिरता का लाभ उठाकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक दास, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का एक दास था जिसका नाम था सरवर, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था मलिक सरवर। क्या नाम था? मलिक सरवर या फिर ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां इसका नाम था। इसने क्या किया? सन 1334 ईस्वी में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना कर दी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें हुआ क्या कि जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ, जब तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ तो दिल्ली में क्या हुआ? अस्थिरता फैल गई। दिल्ली में राजनीतिक रूप से अस्थिरता फैल गई। कोई स्थिर शासन नहीं, कोई केंद्रीकृत शासक नहीं, कोई मजबूत शासक नहीं, पूरी तरह से अस्थिरता फैल गई दिल्ली में। इसी का फ़ायदा उठाया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के एक दास ने। मोहम्मद बिन तुगलक के एक दास ने इसका फ़ायदा उठाया। उस दास का क्या नाम था? उस दास का नाम था सरवर। उस दास का क्या नाम था? मलिक सरवर नाम था या फिर ख्वाजा जहां उसका नाम था। तो उसने क्या किया? इस अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए 1334 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से जौनपुर राज्य की स्थापना कर दी।
मतलब कि दिल्ली से अलग हो गया, दिल्ली सल्तनत से अलग एक छोटा सा राज्य, एक छोटा सा साम्राज्य जौनपुर साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब क्या हुआ कि इसको दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया था, इसको मलिक उस सर्क, किसकी, मलिक उस सर्क की क्या करी थी, उपाधि दिया था। तो इसलिए जो इसने जौनपुर में जिस साम्राज्य की स्थापना की उसको सर्की साम्राज्य कहा जाने लगा, क्योंकि इसको मलिक उस सर्क सर्क की उपाधि दी गई थी। इसलिए इसने जिस वंश की, जिस साम्राज्य की, जिस राज्य की स्थापना की उसे सर्की साम्राज्य कहा जाता था। तो अब क्या किया इसने कि जौनपुर में एक जौनपुर राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र रूप से अलग, दिल्ली से अलग करके। मलिक सरवर की मृत्यु के बाद यहाँ इब्राहिम शाह के शासन काल में, इब्राहिम शाह कौन था, इब्राहिम शाह था इसी शर्की वंश का एक शासक। शर्की वंश, शर्की वंश कौन, यही जो मलिक ये जो कौन है, ये सरवर, मलिक सरवर ने जौनपुर में जिस राज्य की स्थापना की उसे सर्की राज्य कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसको सर्क की उपाधि दी गई थी इसलिए। तो सर्की राजा कौन था, इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह के काल में क्या हुआ कि इस जौनपुर में शिक्षा, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य व व्यापार में विशेष प्रगति के कारण इसे सिराज ए हिंदुस्तान, सिराज ए हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान की शेरनी कहा जाता था। किसको, जौनपुर को। याद रखिएगा किस शहर को सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाता था, तो ये आपको याद होना चाहिए, जौनपुर को सिराज ए हिंदुस्तान कहा जाता था। अगले पॉइंट की बात करें तो मलिक सरवर को तुगलक वंश के शासकों ने, याद रखिएगा तुगलक वंश के शासकों ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। किसकी, मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। इसी कारण इसके द्वारा स्थापित साम्राज्य को सर्कीय साम्राज्य कहा जाता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। मलिक सरवर जो था जिसने जौनपुर की स्थापना की, दिल्ली से अलग होकर के जौनपुर की स्थापना की, इसको तुगलक वंशों ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। मलिक उस सर्क, तो मलिक उस सर्क की उपाधि की दी थी। तो जो लास्ट में सर्क जो शब्द है इसका प्रयोग करके इसके द्वारा स्थापित साम्राज्य को सर्की साम्राज्य कहा जाने लगा था। याद रखिएगा। आगे बढ़े तो सर्की वंश के शासक इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह के बारे में हम लोगों ने बात की कि इब्राहिम शाह के समय में ही जौनपुर काफ़ी समृद्ध था। तो सर्की वंश के शासन काल में शासक मतलब सर्की वंश का एक शासक इब्राहिम शाह ने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था सर्की वंश के एक शासक इब्राहिम शाह ने। तो इब्राहिम शाह, याद रखिएगा कि इब्राहिम शाह ने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। जौनपुर का अंतिम शासक अगर कह लें तो हुसैन शाह सर्की था। हुसैन शाह सर्की जौनपुर का अंतिम शासक था। स्वतंत्र जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की था। अगले पॉइंट की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में एक पुस्तक कोई है, मैंने देखा था एक बार, उस पुस्तक में 1448 लिखा हुआ था। तो आप देखेंगे तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादातर 1484 सही रहेगा। तो दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर को जीतकर सर्की साम्राज्य का अंत किया। तो बहलोल लोदी ने, याद रखिएगा, दिल्ली के सुल्तान कौन, बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने 1484 में जौनपुर को जीतकर सर्की साम्राज्य का अंत कर दिया और यह पूरा साम्राज्य दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिल गया था। तो अस्थिरता का फायदा उठाते हुए सरवर ने क्या किया था, सरवर ने जौनपुर को अलग एक साम्राज्य की स्थापना कर दी थी जहाँ पे सर्की राजवंशों का शासन चल रहा था। तो 1484 आते आते क्या हुआ, बहलोल लोदी ने क्या किया, जौनपुर को जीतकर सर्की साम्राज्य का अंत कर दिया और अंततः दोबारा ये जौनपुर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव रखी थी और 1506 ईस्वी में, कुछ अन्य स्रोतों में 1504 ईस्वी मिलता है, तो 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई, किसको, आगरा को।
तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बात करें तो प्रसिद्ध कवि और सूफी, प्रसिद्ध कवि भी थे और सूफी भी थे। इनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। नाम सुना सुना लग रहा है। इन्होंने जौनपुर से ही शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने क्या किया था? जौनपुर से ही शिक्षा प्राप्त की थी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावती। तो पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र अगला शासक बना, उसका पुत्र था इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी के बाद अगला जो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाला इब्राहिम लोदी। इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की थी इब्राहिम लोदी ने, ये बात याद रखिएगा। और अगले पॉइंट की बात करें तो इसके शासनकाल में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। बाबर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? बाबर ने आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। और आगे बात करें तो 1520 ईस्वी में 1526 ईस्वी, सॉरी 1500 कितना है 26 ईस्वी, पानीपत के युद्ध है तो 1526 होगा, 20 नहीं होगा। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली। तो किसकी बात हो रही है? बाबर की बात हो रही है। बाबर ने क्या किया? बाबर ने आक्रमण किया इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। और 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और इसके बाबर के बीच में। यहाँ पे इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है और फिर मुगल वंश की नींव पड़ती है यहीं से। तो याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे हमारा जो दिल्ली सल्तनत था वो वाला जो एक लेशन होता है दिल्ली सल्तनत का, वो हमारा समाप्त हो जाता है। अगला हम लोगों का लेशन होगा सूफी और भक्ति आंदोलन। उसके बाद का जो लेशन होगा वो होगा मुगल वंश। और मुगल वंश समाप्त होते ही हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त होगा। उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आएगा अवध। अवध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्र शामिल होते हैं अवध में। तो अवध बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट होगा किसके लिए? उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में। तो वो चीज़ें हम लोग कवर करते हुए मध्यकालीन इतिहास को कवर करके फिर आधुनिक इतिहास की ओर अग्रसर हो गए। तीनों इतिहास कवर करने के बाद हम लोग तीनों का एक फटाफट रिवीजन करेंगे। तीनों इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों इतिहास करने के बाद हम लोग फटाफट एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन के तुरंत बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर के बाद फिर हम लोग अगले विषय की ओर बढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश विशेष से रिलेटेड होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।